हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? सबसे पहले अपनी चाय, कॉफ़ी ले लो क्योंकि आज हम एक ऐसे स्टोरी सुनने वाले हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं, लाइफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप इमेजिन करिए, एक किंग है जो वॉर जीतने के बाद भी सेलिब्रेट नहीं करता, बल्कि रिग्रेट करता है। तो आप गेस कर सकते हैं कौन था वो रूलर? वो थे वो थे अशोक, द ग्रेट अशोक। आज का सेशन सिंपल होगा, ईज़ी होगा और इंटरेस्टिंग होगा। नो रट्टा, नो प्रेशर, सिर्फ सिर्फ क्लैरिटी। और हाँ, अशोका को समझने के लिए पहले मौर्यन एम्पायर को समझना ज़रूरी है। और मौर्यन एम्पायर के फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उनके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर अशोक के बारे में पढ़िए। तभी आप पूरा टॉपिक अच्छे से समझ पाइएगा। एनीवेज, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो सिट बैक, रिलैक्स और चलिए शुरू करते हैं चंद अशोक से धर्म अशोक बनने तक की जर्नी पे। अशोक द ग्रेट। इम्पोर्टेंटली अगर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अशोक इनिशियल क्राउन प्रिंस नहीं थे, मतलब वो बिंदुसर के बाद राजा बनने के लिए पहले चॉइस नहीं थे। रॉयल फैमिली में पैदा होने के बावजूद इनिशियली वो फेवरेट प्रिंस नहीं थे। तो वो फिर कैसे इस सक्सेसर पे की गद्दी पे बैठे, इसको हम लोग समझेंगे। पहले तो कुछ सिंपल जानकारियाँ देख लीजिए। उनकी डायनेस्टी थी मौर्यन डायनेस्टी। ग्रैंडफ़ादर का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। फादर थे बिंदुसर। कैपिटल था पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट डे पटना है। इनका जन्म हुआ था 304 बीसीई में, पाटलिपुत्र में ही। और इनका रेख चला 273 बीसीई से 232 बीसीई तक। तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अशोका पहले चॉइस नहीं थे क्राउन प्रिंस बनने के लिए, तो उन्होंने कैसे इस गद्दी को हासिल किया? तो पहले तो हिस्टोरिकली सोर्सेज से पता चलता है कि अशोक वॉज वेरी ब्रेव। वो काफ़ी ब्रेव थे, इंटेलिजेंट थे, बट थोड़ा एग्रेसिव नेचर के थे। और इसी वजह से उन्हें अर्ली पीरियड में चंद अशोक भी कहा जाता है। चंद अशोक का मतलब है क्रूअल, क्रूअल अशोक। तो उन्होंने ये बिंदुसर के डेथ के बाद अशोक ने अपने ब्रदर्स को के अगेंस्ट स्ट्रगल किया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कई भाइयों को एलिमिनेट किया, मतलब मार दिया। इस वजह से उनका अर्ली टाइटल चंद अशोक, क्रूअल अशोक भी माना जाता है। और उनको गद्दी पे कब बिठाया गया था? 269 बीसीई में। ऑलराइट, ये डेट याद रखिएगा। तो इस तरह वो मौर्यन डायनेस्टी के थर्ड राजा बने। फिर आता है वो मोमेंट जो एक टर्निंग पॉइंट था अशोक की जिंदगी का, और कैसे और क्यों वो हम देखेंगे। कलिंग वॉर, वेन एंड वेयर। कलिंग वॉर हुआ कब था? 261 बीसीई में। जगह क्या थी? कलिंग, जो कि प्रेजेंट डे उड़ीसा को कहते हैं। अ, किसके बीच में हुआ था? अशोक द ग्रेट एंड कलिंग, मतलब प्रेजेंट डे उड़ीसा। रिजल्ट ऑफ द वॉर, इस वॉर का नतीजा क्या निकला? इस वॉर का ये नतीजा निकला कि अशोक ने ये वॉर तो जीत लिया था। ही वॉन मिलिटरीली, बट ही हैड अ मॉरल डिफीट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वॉर में आर्मी के थ्रू अशोक ने कलिंग को तो हरा दिया, टेरिटरी उनके कंट्रोल में आ गई, पॉलिटिकल विक्ट्री मिल गई, लेकिन मॉरली हार गए। जब उन्होंने बैटलफील्ड देखा, करीब 1 लाख लोग मारे गए थे, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए थे, हजारों लोग के परिवार बर्बाद हो गए थे, थाउजेंड्स वर डिस्प्लेस्ड। तब उनको रिग्रेट फील हुआ। और वॉर तो जीत गए, पर उनका कॉन्साइंस जो था, अंतरात्मा, वो हार गया था। उन्हें लगा कि अगर मेरी जीत की वजह से इतने खून बहे तो ये जीत जीत नहीं। इसी वजह से फिर वो अ, चंद अशोक से धर्म अशोक बन गए थे।
मतलब कि उन्होंने क्रूअलिटी छोड़ के मोरालिटी का पथ अपना लिया, धर्म विजय का पथ। ऑलराइट, जो कि मेंशन है रॉक एडिक्ट 13 में। उन्होंने खुद लिखवाया है कि वो कलिंग वॉर को रिग्रेट करते थे, वॉयलेंस को कंडेम करते थे और धर्म विजय का पथ उन्होंने अपना लिया था। और ये थी चंद्र अशोक से धर्म अशोक तक की उनकी ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द वॉर ऑफ कलिंग। इमीडिएट इफेक्ट ऑन अशोका, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि वॉर के बाद अशोका इमोशनली ट्रांसफॉर्म हो गए पूरी तरीका से, वॉयलेंस को पूरी तरह से उन्होंने बंद कर दिया, अबंडन किया, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। इस इवेंट के बाद चंद्र अशोक धर्म अशोक बन गए, वेरी इंपॉर्टेंट। और काफ़ी पॉलिसीज भी चेंज की उन्होंने आफ्टर कलिंग वॉर। वॉर की पॉलिसी पीस में बदल गई, कॉन्जिक्वेंट की पॉलिसी वेलफेयर में बदल गई, फिजिकल फोर्स को मॉरल फोर्स में बदल दिया गया। न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड हुआ, वो था धर्म विजय, मतलब विक्ट्री थ्रू धम्मा। आफ्टर मैथ ऑफ द कलिंग वॉर, अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, धम्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, एक्सपेंशन बाय वॉर बंद कर दिया, धर्म विजय को अपनाया जैसे कि विक्ट्री थ्रू राइचियसनेस को प्रमोट किया। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि बेरी घोषा मतलब कि साउंड ऑफ वॉर ड्रम is replaced by Dharma Ghosha, means sound of Dhamma. Very important this line is. Beri Ghosha is replaced by Dhamma Ghosha after the war. एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? धर्म महात्मास अपॉइंटेड, पब्लिक वेलफेयर वर्क इंक्रीज हुए, रिलीजियस टॉलरेंस को प्रमोट किया गया, बुद्धिज्म को स्प्रेड किया गया इंडिया में और अब्रॉड में। फॉरेन रिलेशंस क्या थे आफ्टर द वॉर? नो अग्रेसिव एक्सपेंशन, पीसफुल डिप्लोमेसी रही, बुद्धिस्ट मिशंस को श्रीलंका और साउथ ईस्ट एशिया भेजा गया बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, फॉर द पीस एंड द हार्मोनी। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाई कलिंग वॉर इज हिस्टोरिकली सो यूनिक एंड इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले बेसिक ये समझिए कि नॉर्मली हिस्ट्री में क्या होता है कि किंग वॉर जीता, टेरिटरी मिलती है, सेलिब्रेशन होता है, विक्ट्री इंस्क्रिप्शन लिखवा देते हैं। लेकिन कलिंग वॉर का केस कुछ अलग था। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का रेयर एग्जाम्पल था जहां जो जीता हुआ राजा था उन्होंने कहा कि ये जीत गलत है। नॉर्मली रूलर्स अपनी ग्लोरी लिखते थे कि कैसे उन्होंने किसी भी राज्य को जीता, लेकिन यहाँ अशोक ने अपनी गिल्ट लिखवाई। इसका प्रूफ मिलता है रॉक एडिक्ट 13 में। ऑल राइट, सो इसलिए ये यूनिक था, वर्ल्ड हिस्ट्री का रेयर एग्जाम्पल था जहाँ विनर ने वॉर को रिग्रेट किया। फर्स्ट रूलर हु पब्लिकली एक्सेप्टेड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अशोक वॉर जीत गए पर उनकी कॉन्शियंस हार गई। उन्होंने समझा कि पावर से सब जीता जा सकता है लेकिन इंसानियत हार जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही इसे यूनिक बनाती है। So, the Kaling War is historically unique because after winning the war, Ashoka deeply regretted the massive loss of life. And in Rock Edict 13, he publicly accepted moral responsibility, unlike other rulers. He abandoned aggressive warfare and adopted Dhamma Vijaya, promoting peace and non-violence. This transformation makes the war unique in the world history. All right, हिस्ट्री में बहुत वॉर्स हुई लेकिन सिर्फ एक वॉर ने एक एम्पायर को बदल दिया और वो थी कलिंग वॉर। सो दिस वाज द रीजन फॉर दिस वॉर टू बी सो यूनिक। कन्वर्जन टू बुद्धिज्म, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अशोक बुद्धिस्ट मॉन्क बन गए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। वो रूलर ही रहे। उन्होंने बुद्धिज्म को स्टेट रिलीजन ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने धम्मा पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी जो एक मॉरल कोड था, प्योर बुद्धिज्म नहीं था वो। ओके, उन्होंने लोगों को भी बिल्कुल भी ये फोर्स नहीं किया कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो। वो बस खुद ही धम्मा पॉलिसी को फैला रहे थे लोगों की तरफ, और वो रूलर ही रहे थे, ना कि वो मॉन्क बन गए थे। अशोक ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया, बुद्धा की टीचिंग को फॉलो की, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल को भी सपोर्ट किया था, वो जो हुआ था पाटलिपुत्र में,
और उनके मॉन्क थे मोगालीपुत्र तीशा, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। 4 बुद्धिस्ट टोटल काउंसिल हुए थे और थर्ड वाला अशोक ने कराया था इन द पाटलिपुत्र। कॉन्सेप्ट ऑफ धम्मा। धम्मा एक मॉरल कोड था। उसमें क्या क्या आता था मेन फीचर्स? अहिंसा, रिस्पेक्ट एल्डर्स, काइंडनेस टू सर्वेंट्स, रिलीजियस टॉलरेंस, अवॉइड यूजलेस रिचुअल्स एंड मॉरल सेल्फ कंट्रोल। दीज आर द पॉलिसीज ऑफ द धम्मा। अशोक ने धम्मा स्प्रेड करने के लिए स्पेशल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जिसे कहते हैं धम्मा महामंत्री। फिर आता है एग्जाम का फेवरेट टॉपिक जो कि है रॉक्स एंड पिलर एडिक्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एडिक्ट्स होता क्या है? एडिक्ट्स होता है एक रॉयल ऑर्डर या मैसेज जिसे कहते हैं, जो अशोक ने स्टोन पर लिखवाकर पब्लिक तक पहुंचाया। ये इंस्क्रिप्शन हमें अशोक के बारे में प्राइमरी सोर्स इंफॉर्मेशन देता है। इसे कहते हैं एडिक्ट्स। और ये कौन से लैंग्वेजेस में लिखी गई थी? प्रकृत, ऑलराइट, जो कि मोस्ट कॉमन था। और नॉर्थ वेस्ट एरियाज में ग्रीक और अरमाइक, तो 3 लैंग्वेजेस थी और मोस्ट कॉमन था प्रकृत। बाकी स्क्रिप्ट क्या था? लिखने का तरीका जो कहते हैं स्क्रिप्ट, दैट वाज ब्रह्मी, ऑलराइट, स्क्रिप्ट वाज ब्रह्मी, याद रखिए, और लैंग्वेज वाज प्रकृत। और खरश्ती भी थी कहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट में। तो देयर आर 2 स्क्रिप्ट्स एंड 3 लैंग्वेजेस। इंपॉर्टेंट एडिक्ट्स तो काफी हैं, 14 एडिक्ट्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि रॉक एडिक्ट्स 13 जिसमें कलिंगा वॉर का जिक्र है और रिग्रेट भी है। रॉक एडिक्ट 1 जिसमें एनिमल स्लॉटर को बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया गया है। पिलर एडिक्ट 6 जिसमें धम्मा की समरी को दिया गया है। मोस्ट फेमस सिंबल जो कि है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ, जो इंडिया का नेशनल एम्बलम भी है। एडिक्ट्स जो है वो काफी जगहों पे पाए जाते हैं जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उड़ीसा, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार। और इससे क्या प्रूव होता है? इसे ये प्रूव करता है कि मौर्यन एम्पायर कितना बड़ा था और अ, कितनी दूर तक फैला था। लायंस ऑफ सारनाथ में ये है कि 4 लायंस है बैक टू बैक, और अशोक चक्र है बिलो, जो इंडिया का एम्बलम है, जो 1950 में ऑफिशियल एम्बलम बनाया गया था। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लैंड कैपिटल बिलोंग्स टू विच रूलर? सो इट वाज बिलोंग टू अशोका, ऑलराइट। और ये रहा कुछ कंपैरिजन रॉक एडिक्स और पिलर एडिक्स के बारे में। तो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। मटेरियल उसमें रॉक एडिक्स में नेचुरल था, हिल पर लिखा हुआ है। पिलर्स में स्पेशली बनवाया गया स्टोन पिलर्स पर लिखा हुआ है। नंबर 14 मेजर रॉक एडिक्स है, माइनर रॉक एडिक्स है। पिलर्स हैं 7 मेजर पिलर। पर्पस क्या है रॉक एडिक्स का? पब्लिक इंस्ट्रक्शंस एंड मॉरल मैसेजेस। और पिलर का धम्मा की समरी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है रॉक एडिक्स का? रॉक एडिक्स 13 जिसमें कि कलिंग वॉर के बारे में जानकारी दी गई है। पिलर कौन सा है मोस्ट इंपॉर्टेंट? 6, पिलर 6। मेन कंटेंट क्या है? कलिंग वॉर, रिग्रेट, एनिमल सेक्रीफाइस, रिस्ट्रिक्शन। और पिलर में मेन कंटेंट है धम्मा प्रिंसिपल्स, वेलफेयर मेजर्स। टोन है इमोशनल रॉक एडिक्ट का और पॉलिसी चेंज। पिलर का टोन है मॉरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ फैला हुआ है रॉक एडिक्ट्स? सो इट इज इंक्लूडेड इन उड़ीसा, गुजरात, अफगानिस्तान। पिलर है मोस्टली नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया में। फेमस सिंबल रॉक एडिक्स का ऐसा कुछ नहीं है। पिलर एडिक्स में सिंबल है लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ। एंड स्क्रिप्ट यूज्ड मोस्टली ब्रह्मी रॉक एडिक्स का, और ये पिलर्स में भी ब्रह्मी। लैंग्वेजेस प्रकृत एंड इसमें भी प्रकृत। सो ये आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। वेलफेयर, पब्लिक वेलफेयर मेजर। अशोक ने वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट फॉलो की थी और इसमें क्या किया था? हॉस्पिटल्स फॉर ह्यूमन एंड एनिमल्स। इन्होंने एनिमल के लिए भी प्रोटेक्शन लॉ बनवाई थी। रोड कंस्ट्रक्शन, ट्री प्लांटेशन, wells digging, rest houses. So this was the welfare code of Ashoka during that time. फिर आता है फॉरेन पॉलिसी एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। अशोक ने बुद्धिज्म को श्रीलंका तक फैलाया था। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा ताकि वो इस बुद्धिज्म को फैला सके। ग्रीक रूलर्स के साथ भी डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन की थी। उनका एम था
पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। फिर आता है वो वक्त जब अशोक का एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइन होता है, खत्म होने के कगार पे आ जाता है। कब? उनके डेथ के टाइम। और कब होता है ये? 232 बीसीई में अशोक की डेथ हो जाती है। स्ट्रॉन्ग सक्सेसर नहीं मिलने के कारण एम्पायर ग्रेजुअली पूरी तरीके से वीक होने लगता है और 50 ईयर्स के अंदर मौर्यन एम्पायर कोलैप्स हो गया। अशोक ने ट्रांसफॉर्म किया पावर इनटू पीस एंड एम्पायर इनटू एथिक्स, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके बाद कोई भी वैसा रूलर नहीं था जो कि इसे मेंटेन कर पाए। सो ये ग्रेजुअली वीक हो गया एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, और धीरे धीरे करके खत्म हो गया। अब आता है क्वेश्चन कि व्हाई अशोक इज कॉल्ड द ग्रेट। So he was called great because there are a lot of reason, but some of them are written here. So ये हम देख लेते हैं। वो अशोक is called great because he has the largest Indian empire. First ruler to adopt non-violence after war. Spread Buddhism internationally. Welfare state concept. Moral governance. These are some of the reasons which made him great. And now comes, अब देखते हैं कि कौन सीरियसली पढ़ रहा था। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट में इनका आंसर लिखिए। अगर आप 6 में से 5 भी सही कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और अगर 3 या 4 करेक्ट करते हैं तो टेंशन मत लीजिए, एक बार और रिवीजन कर लीजिए, हो जाएगा। प्रोग्रेस स्लो हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेस होना इम्पॉर्टेंट है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। कीप गोइंग, यू आर डूइंग बेटर देन यू थिंक। सो हम यहाँ कॉम्पिटिशन के लिए नहीं है, इम्प्रूवमेंट के लिए है। आराम से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे तो याद ऑटोमेटिकली रहेगा। बाकी आप इसका आंसर कमेंट में बिल्कुल लिखिएगा। सो अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वॉरियर हो जो एक एक मार्क्स के लिए फाइट करता है, तो ये चैनल आप दोनों के लिए है। अगर आपको ऐसे सिंपल, पावरफुल और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस चाहिए जहाँ हिस्ट्री बोरिंग नहीं बल्कि इंटरेस्टिंग स्टोरी बन जाती है, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।